हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वाली। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और ये हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे, क्योंकि इसके अंदर हम लोग वो प्रश्न डिस्कस करेंगे जो रेगुलर हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में आ रहे हैं और या इनसे संबंधित प्रश्न आने की संभावना होती है। और देखो हाँ, सीटेट के अंदर जो साइंस आती है ना, कोई नॉर्मल साइंस नहीं है, बहुत ही घुमा फिरा के साइंस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग रेगुलर हमारी क्लासेस को देखते रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग साइंस के एक बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। देखो, फ्री स्टेट का मतलब यहाँ क्या है। देखो, जो मेटल हम लोग यूज करते हैं वो उसी फॉर्म में प्राप्त हो जाती है, ऐसी की ऐसी ही, है ना। मतलब ऐसे तो नहीं होता कि बिल्कुल साफ सुथरी हो रही है, साफ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो अयस्क के रूप में नहीं पाई जाती। आपने कभी सुना भी होगा कि लगभग सभी धातुओं के अयस्क होते हैं जो मिट्टी से प्राप्त की जाती है धातु, या फिर किसी भी माइन से या खान से निकाली जाती है, तो वो एक अयस्क के रूप में निकाली जाती है। उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो लेकिन ऐसा हमें प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो हमारी फ्री स्टेट में पाई जाती है? क्या वो एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, चांदी है, या फिर वो गोल्ड, सोना, आयरन, सिल्वर है, या फिर वो कॉपर, गोल्ड, आयरन है, या फिर वो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री स्टेट मेटल कौन कौन से होते हैं? तो सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो है हमारा कि यदि तरल पर दबाव बढ़ता है तो इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरल का मतलब कोई भी लिक्विड है। लिक्विड पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिस समय अगर उसको, मतलब उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिस समय किसी भी द्रव को हमने दबाव दे दिया? तो क्या उसका क्वथनांक घट जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर जो हमारा जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो, सुनो, पहले जब हम लोग किसी भी गैस के ऊपर बर्तन को रखते हैं और उस पर कोई द्रव को गर्म करते हैं, जब हम लोग उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो वो जल्दी बॉईल हो जाता है। ये तो सुना ही होगा आपने। तो जिस समय हमने उसके ऊपर ढक्कन रखा तो ढक्कन रखने पर क्या हुआ, उसको दबाव पड़ा। तो जब दबाव डाला जाता है किसी भी एक लिक्विड के ऊपर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ये वो जल्दी हमारा क्या हो जाता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है, एक क्वथित होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्वथनांक बढ़ जाता है किसी भी तरल का दाब बढ़ाने पर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि आपके पास स्टील का बना कोई प्रबल छड़ चुंबक है, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है। तो यदि आप इस चुंबक को 3 सम या सर्वसम इक्वल भागों में बांटे, यहाँ पर ये कांटे लिखा हुआ है तो ध्यान रखेंगे, बांटे तो उसको तो प्राप्त हमें क्या चीज़ होगी? तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग किसी भी स्टील की छड़ को, जो मैग्नेटिक चुंबक हमारी है जिस पर, तो अगर उसे हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया तो क्या चीज़ हमें प्राप्त होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कि एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव और दोनों ध्रुवों सहित पूर्ण चुंबक प्राप्त हो जाएगी। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर 2 हम लोग देखें कि एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव और एक स्टील की छड़ जो हमें प्राप्त होती है, क्या वो प्राप्त हो जाएगी? या ऑप्शन नंबर 3 है कि 3 सर्वसम चुंबक प्राप्त हो जाएगी? या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि 2 सर्वसम चुंबक और एक स्टील की छड़ प्राप्त हो जाएगी? देखो, यहाँ ध्यान रखेंगे, जब भी कभी किसी हम लोग चुंबक या फिर किसी छड़ को, चुंबक वाली छड़ को अब तोड़ते हैं तो वो उसके नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है वो बिल्कुल सही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव और एक स्टील की छड़ हमें प्राप्त हो जाएगी। एक तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा और एक हमारे स्टील की छड़ हमें प्राप्त हो जाएगी, अगर जब हम लोग उसे 3 समान भागों में बांटेंगे तो। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा, ओके, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रयोग वाली कक्षा में जो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर हो रहे हैं, कोई लैब है हमारी, उस वाली कक्षा में ना विज्ञान शिक्षक के लिए एक समस्या समाधान, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन की आधारित सीखने की एक सीमा यह है कि एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता ही है भाई, हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, तो हमारे लिए कितना प्रॉब्लम और कितना सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब समस्या समाधान कितना हो सकता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन इसका सही जाएगा हमारा? देखो, पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी यह नहीं जानते हैं कि उनके लिए क्या सीखना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो हमारे लिए समस्या है और इस समस्या का समाधान भी किया जाता है। ठीक है, तो जिस समय एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो शिक्षार्थी यह नहीं जानते कि
उनके लिए क्या सीखना महत्वपूर्ण है, तो उन्हें हम लोग सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनकी समस्या का समाधान करना होता है। तो ये हमारी एक समय सीमा होती है या फिर एक हमारी सीमा है यहाँ पर। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही चला जाएगा और पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वो है हमारा निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक होता है डायग्नोस्टिक और हमारा एक रेमेडीज। शिक्षण की महत्ता, इंपॉर्टेंस, शिक्षक का एक प्राथमिक उत्तरदायित्व इस तरह के शिक्षण में शामिल है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि निदानात्मक और उपचारात्मक हमारा शिक्षण की महत्ता, इंपॉर्टेंस, शिक्षक का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होगा इनको पढ़ाने के लिए या फिर इनके माध्यम से सिखाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों की विशिष्ट समस्याओं का निदान करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अभ्यास के लिए बहुत से अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है गलतियों पर तुरंत डांटकर या फटकार कर उन्हें सुधारना। देखो वैसे तो सारे ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही जाते हैं जिस समय निदानात्मक उपचारात्मक की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कोई एक ऑप्शन को छांटना है, तो बेहतर ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी जो है ना, शिक्षार्थी की विशिष्ट समस्या जो उसकी बिल्कुल खास स्पेशल जो विशिष्ट समस्या है उसका समाधान करना, उसका निदान करना, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा निदानात्मक उपचारात्मक प्रक्रिया के माध्यम से। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा 6 नंबर का भी, कि जब विज्ञान कक्षा में अधिकतर शिक्षार्थी स्टूडेंट्स पढ़ने में काफ़ी निचले ग्रेड स्तर पर आते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसा होता है साइंस के एक्सपेरिमेंटल जब हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकल होता है हमारा किसी लैब के अंदर, तो वहाँ पर हमारी ग्रेड बहुत कम आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक में से कक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अनेक हस्तप्रत क्रियाकलाप या गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे के प्रकरण से संबंधित दृश्य सामग्री विजुअल टूल्स दिखाने चाहिए, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि सरल भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर जाएगा इसका। बिकॉज क्यों? क्योंकि जिस समय चीज़ें हमें समझ नहीं आती तो चित्र दिखाए जाते हैं कि इस तरीके से ये इमेज में इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, या फिर कोई एक विजुअलाइजेशन दिया जाता है, कोई मूवी या कोई एक स्ट्रक्चर, कोई चित्र दिखा दिए जाते हैं, तो जिसकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से सीख लेते हैं एक विज्ञान की कक्षा में। तो शिक्षक को ये कार्य करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे प्रश्न की, तो वो है ओके पुष्पों से संबंधित है ना। पुष्प, फ्लावर जो हमारे होते हैं, तो उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिएगा। क्या कथन पर अध्ययन करना हमने? तो ये हमने देखना है कि उसमें कौन सा सही है ऑप्शन है कि ये सदैव उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल इसके अंदर होता है, ये वाली बात बोली जा रही है। नंबर बी ऑप्शन है कि ये लैंगिक जननांग सेक्सुअल जेनेटलिया जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे। तो नंबर नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि ये सभी पादप प्लांट समूह में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि निषेचन फर्टिलाइजेशन, इसके पश्चात इनमें फल बनते हैं, मतलब निषेचन के पश्चात इनमें फल बनते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा हमारा? वो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड राइट है। एक तो बी ऑप्शन कि ये लैंगिक जननांग होते हैं। भाई लैंगिक जननांग मतलब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी भी इसमें बिल्कुल सही जाएगा। क्यों? क्योंकि निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद, जिस समय फूल के अंदर निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ही फल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही चला जाएगा। बी एंड डी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, वो है उर्वरकों में, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व कौन से हैं? देखो पोषक तत्व पूछा गया है कि उर्वरक के अंदर सबसे मेन पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो वहाँ पर हम लोग देखें आंसर इसका, क्या नाइट्रोजन पोटेशियम या फिर आयरन होता है, क्या नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है, क्या नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन होता है, क्या नाइट्रोजन सोडियम और पोटाश होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास आपने कभी सुना भी होगा, उर्वरक या देखा भी होगा, उर्वरक का जो कट्टा आता है ना खाद का, तो उस पर एक हमारा नाइट्रोजन परसेंटेज ज़्यादा होता है 46%, 40% लगभग, और इसके अलावा वहाँ पर नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, ये हमारे एक प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं किसी भी एक खेती के उर्वरक के लिए।
नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाती है वो है हमारा भोजन के पाचन। भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा। देखो यहाँ बात की जा रही है कि भोजन जिस समय पचता है ना मानव के शरीर में, तो कैसे कैसे कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है जूनियर के साइंस के पेपर में भी और प्राथमिक ईवीएस के अंदर भी। तो यहाँ हम लोग देखिए इसका आंसर, तो क्या, देखो मैं सीधा आंसर बता दूँ आपको, फिर है ना सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो वो है हमारा कि अंतग्रहण, पाचन, देखो ओके अंतग्रहण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया और निष्कासन हो गया। देखो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जब हम लोग करेंगे, हमने मुंह के अंदर अपना भोजन लिया तो उसे अंतग्रहण कह रहे हैं हम लोग। उसके बाद ही पाचन होता है, पाचन मतलब डाइजेशन होता है, फिर डाइजेशन के बाद ही अवशोषण होता है। अब जो मतलब अवशोषण का मतलब होता है हमारा क्या होता है, जिसे हम लोग अब्जॉर्प्शन कहते हैं ना। अवशोषित हो गया भोजन, उसके अवशोषित होने के बाद स्वांगीकरण, एसिमिलेशन होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है जो एनर्जी हमारी बॉडी में एक अवशोषित हुई है भोजन से, उस एनर्जी को ब्लड के द्वारा अलग अलग जगह पर पहुंचाया जा रहा है, उसे ही हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो अपशिष्ट भोजन बचा हमारा, जो वेस्टेज हमारा फूड था, वो हमारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है, उसे निष्कासन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है इसमें। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है तो वो है हमारा पानी में हवा का बुलबुला किसके अनुरूप कार्य करता है, ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो ध्यान रखेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है या सम उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ये क्या वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ये क्या अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि जिस समय पानी के अंदर बुलबुला होता है ना, तो देखो वो गोला आकृति का होता है, पृष्ठ उसका बिल्कुल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, और बाहर की ओर उभरा हुआ जो किसी का भी पृष्ठ होता है वो कौन सा लेंस होता है, वो लेंस होता है हमारा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की भांति कार्य करेगा हमारा पानी में हवा का बुलबुला जो होता है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा और वो होगा ये है कि कथन चुनिएगा कि धमनियों का सही वर्णन करना क्या है हमारा। देखो भाई ओके, बहुत सारा स्टेटमेंट दिया गया, हमें तो क्वेश्चन में सारी चीज़ें पढ़नी होगी जब पेपर आपके सामने आएगा सीटेट का। ओके, तो लेकिन अभी हम इसका आंसर अगर सही बता दें आपको तो वो क्या होगा, तो वो होगा भाई हमारा कि इसमें रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, हृदय से दूर अंगों तक ले जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, देखो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जाए सही है। कैसे कि इनकी मोटी प्रत्यास्थ भित्तियाँ होती हैं। प्रत्यास्थ का मतलब होता है खिंचने, मतलब जैसे ऊपर फूल जाना फिर नीचे कम हो जाना, फूल जाना कम हो जाना, उसे प्रत्यास्थ भित्ति कह रहे हैं हम लोग। और इनके भीतर कपाट नहीं होते, कपाट मतलब इनके अंदर कोई पार्ट्स नहीं होते, खुलना बंद होना, बिल्कुल सीधी रेखा में होती हैं। उनमें से ब्लड जब फ्लो होता है तो वो सीधी रेखा में जाता है भाई, कपाट नहीं होते हैं। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है, हाई प्रेशर पर जो ब्लड होता है वो धमनियों के अंदर बहता है, ये तो पता ही हमें। क्योंकि ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं। जिस समय हम लोग बात करें कि जो हमारी शिराएं होती हैं, शिराएं हमारी जो राइट हैंड है ना, इस साइड से रुधिर को लेकर, ब्लड को लेकर हमारे हृदय तक आती है, और उसमें ब्लड इतनी तेज़ी से फ्लो नहीं होता है, वो एक अशुद्ध रक्त भी होता है। और जिस समय हमारे हृदय ने ब्लड को पंप करा तो वो हमारा जो एक ब्लड था वो धमनियों के माध्यम से वो पूरे शरीर में फैल गया, और वो हाई प्रेशर से, बहुत तेज प्रेशर से हमारे शरीर में फैलता है। तो इसीलिए बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। धमनियों से, आर्टरी से संबंधित ये पॉइंट पूछा जाता है हमारे पेपर में, तो हमारा सही आंसर जाएगा इस प्रकार से जो हमने सेकंड बताया आपको। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की वो है कि सेकेंडरी मतलब जूनियर स्तर पर विज्ञान शिक्षक में सहायता करने में कंप्यूटर आधारित तकनीकों से संबंधित शिक्षा शासकीय उपागम किसके लिए अनुकूल होते हैं। तो किसके लिए अनुकूल होंगे सेकेंडरी स्तर पर, यदि विज्ञान सीखने में एक हम लोग कंप्यूटर आधारित तकनीक का प्रयोग करेंगे तो क्या वो संज्ञानात्मक संसाधन के रूप में हमारी हेल्प करेंगे, क्या वो मनोगतिक संसाधन के रूप में, क्या संज्ञानात्मक या संरचित संसाधनों के रूप में, क्या वो फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं संज्ञानात्मक संसाधनों के रूप में हमारी हेल्प करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा यही वाला बिल्कुल आंसर है राइट, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन।
देखो, जब भी कभी हमारा एक कंप्यूटर व तकनीकी से संबंधित बात की जाएगी किसी भी प्राथमिक लेवल पर या जूनियर लेवल पर, तो वहाँ पर वो सूचना और प्रौद्योगिकी एवं संज्ञानात्मक संसाधनों का यहाँ पर हमें सहायता पहुँचाते हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, तो वो होगा हमारा कि पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित चरण में अधिकतम संख्या में प्रश्न पूछने चाहिए। देखो, पाठ पढ़ाते समय किसी भी निम्नलिखित चरण में अधिकतम संख्या में प्रश्न पूछने चाहिए। तो क्या वो परिचयात्मक में पूछने चाहिए, क्या पुनरावर्ती चरण में पूछने चाहिए, क्या विकास चरण में पूछने चाहिए, क्या समाप्ति चरण में पूछने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि विकास के चरण में, डेवलपमेंट फेसेस के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने चाहिए पाठ पढ़ाते समय। तो देखो, ध्यान रखेंगे हम लोग जिस समय एक डेवलपमेंट का पाठ पढ़ाते भी हैं, तो उसके अंदर जब डेवलपमेंट फेसेस आते हैं, हमारे बच्चे के विकास के आते हैं, दिमाग के विकास के आते हैं, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने चाहिए उस पॉइंट को पढ़ाते समय। ये वाली बात पूछी गई है एग्जाम के अंदर, मतलब क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विकास चरण। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा कि प्रयोगात्मक कार्य एक एक्सपेरिमेंटल वर्क विज्ञान सीखने सिखाने का एक अनिवार्य तत्व है। देखो, ये तो है ही तत्व हमारा, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही जाएगा कि वैज्ञानिक ज्ञान का विकास करने के लिए, शोध प्रयोगशाला के कार्य में अंतर स्थापित करने के लिए, संप्रेषण के रूप में, मतलब एक हमारा कम्युनिकेशन के रूप में, या फिर ज्ञान के दोनों आयाम जैसे वस्तु और निरीक्षणीय प्राकरण घटना, अवलोकनीय घटना जिसे कहते हैं, के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? देखो, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में कि प्रयोगात्मक कार्य एक्सपेरिमेंटल वर्क विज्ञान सीखने और सिखाने का एक अनिवार्य तत्व तो है, लेकिन यह किसके लिए अनिवार्य तत्व हो जाएगा? तो वैज्ञानिक ज्ञान का विकास करने के लिए, वैज्ञानिक ज्ञान का विकास करने के लिए, ज्ञान का विकास करने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है, तो वो है हमारा कि यदि आप किसी क्षीण, मतलब एक बहुत ही कमज़ोर, छोटे, बहुत ही कम जो साउंड है हमारा, उस क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि, मतलब एक लाउड साउंड में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसमें वृद्धि करनी होगी? तो भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ आराम से ऐसे करके, है ना, फिर मैंने कहा कि ऐसे लाउड साउंड एक हमारा हो गया, तो अगर हम लोग एक क्षीण ध्वनि को एक प्रबल साउंड में या फिर लाउड साउंड में परिवर्तित करते हैं, तो इनमें से किसमें वृद्धि होगी? तो क्या वो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ में, क्या वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में, क्या वो वेग वेलोसिटी में, क्या वो आयाम एम्पलीट्यूड के अंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ जाता है। जब भी हम लोग लाउड बोलते हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो ये आयाम होता है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है हमारा स्वपोषी के संदर्भ में सही कथन को चुनेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे कि देखो, अभी मैं आपको बात बताऊं पहले कि स्वपोषी हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उनमें पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट की बात करें कि ये प्रत्येक आहार श्रृंखला के पहले स्तर पर होते हैं। देखो, जब भी फूड चेन की बात आती है तो फूड चेन में सबसे पहले पायदान पर हमारे प्लांट्स होते हैं, सभी को पता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही चला जाएगा हमारा, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये जो है ना, प्रकाश की अनुपस्थिति में CO2 और H2O को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में ये कार्य नहीं कर पाएंगे ढंग से, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी हमारा कि ये शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को संग्रहित करते हैं। देखो, ये बात सही तो है कि शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे ग्लाइकोजन हो गया हमारा, इत्यादि स्टार्च हो गया, तो ये उनको स्टोर करेंगे या उनके अंदर पाए जाते हैं हमारी ये शर्करा जो प्लांट्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सही ऑप्शन है इसका कि डी, क्योंकि ये क्लोरोफिल एवं प्रकाश की उपस्थिति में ना, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से कार्बोहाइड्रेट्स को संश्लेषित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज को बनाते हैं,
भाई अगर बात आती है हमारी कि ये जो ग्लूकोज बनाते हैं तो वो तो प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति से बनाते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी और हमारा क्या होता है, ये H2O होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं, H2O वो पानी से मतलब जो जड़ों से उनके शरीर के अंदर पानी जाता है, तो वो हो गया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है भाई, तो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है हमारा, यदि किसी व्यक्ति की लार में लार एमाइलेज की कमी हो तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होगी। देखो सुनो मेरी बात, हमारी बात सुनो पहले, है ना। तो यहाँ बात आ रही है कि जब लार है ना, इस लार में ना दो एंजाइम पाए जाते हैं, अगर कभी आपने सुना होगा, एक तो लाइसोजाइम और एक एमाइलेज है भाई, है ना, टाइलिन भी जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो तो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में हमारी सहायता करता है, जो भोजन के साथ हमारे शरीर में बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो उनको नष्ट कर देता है। लेकिन जो हमारा एमाइलेज एंजाइम होता है ना, तो ये ना क्या काम करेगा, जो हमने भोजन चबा रहे थे, चबाते हुए स्टार्च बना, तो उस स्टार्च को ग्लूकोज में या शर्करा में चेंज कर देता है। तो अगर यहाँ पर लार के अंदर ही हमारा एमाइलेज नहीं है या उसमें कमी पाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना ये प्रभावित हो जाएगा। स्टार्च का किसका, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना प्रभावित हो जाएगा, ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है हमारी, जैव विविधता के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिएगा। देखो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये जैव विविधता होती क्या है। देखो बायोडाइवर्सिटी मत का मतलब होता है कि जब कोई प्लांट्स एंड एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती है या रहती है, वो एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया कहलाता है। देखो ये तो ऑप्शन हमारा सही है, जो भी इसके अंदर पाया जाएगा वो ऑप्शन। इसके अलावा ये वनों में, जंगलों के अंदर तो ज़्यादा मुख्य रूप से बायोडाइवर्सिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक जो है ना वो बिल्कुल सही है कि ये वनों में अधिकतर पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल हमारा सही जाएगा, क्योंकि यह किसी दिए गए क्षेत्र में ना पादप जात, मतलब जिसे फ्लोरा कहते हैं, और प्राणी जात जिसे एक हम लोग कहते हैं फोना, कि विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है। तो ए एंड सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हमारा चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है तो ओके बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, सभी को पता होगा इसका आंसर। तो ओके भाई, मत्स्य मछली पालन जो है ना, उत्पादन, तो मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति हुई थी या है हमारे भारत में चलती है, विश्व में चलती है, तो कोई नीली क्रांति है, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही चला जाएगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ओके, इसके अलावा हरित क्रांति हमारे खाद्यान्न उत्पादनों से संबंधित है, जैसे गेहूं, चावल वगैरह इत्यादि हो गया, और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, पीली क्रांति हमारे एक ऑयल सीड से संबंधित है, जिसे कहते हैं तिलहन से। ओके, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो वो है हमारा कि विज्ञान का उद्देश्य बच्चों को किसके योग्य बनाना होता है। अच्छा पॉइंट है भाई, विज्ञान का जो एम है हमारा, ये कई बार कई प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे, और कई एग्जाम में हमारा आया हुआ प्रश्न है कि विज्ञान का उद्देश्य बच्चों को किसके योग्य बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वैज्ञानिक प्रश्न पूछने और उसके जवाब देने के लिए, ठीक है, सजीव जीवों की जीवन प्रक्रिया को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल की योजना बनाने के लिए, या फिर हम लोग ऑप्शन नंबर 4 देखें कि सृजनात्मक विचारों को उत्प्रेरित करने के लिए या पूछने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक प्रश्न पूछे जाएंगे तभी तो उनके अंदर विज्ञान की एक भावना उत्पन्न होगी, तभी तो वो पूछेंगे ना प्रश्न, और जवाब भी देने की भावना जब उनके अंदर आएगी तब भी मतलब उसका उनके अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति होगी। और तो यही हमारा विज्ञान का सबसे अच्छा उद्देश्य होगा कि बच्चे के अंदर विज्ञान की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, जिससे वो वैज्ञानिक प्रश्न पूछें और उसके जवाब दें। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है कि निम्नलिखित में से रबी फसल का समुच्चय चुनिएगा। समुच्चय का मतलब होता है सेट, कौन सा इसका सही समुच्चय होगा रबी की फसल का। और रबी की फसल देखो मैं आपको बता दूं कि कब बोई जाती है। रबी की फसल बोई जाती है हमारी कब? अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और अक्टूबर नवंबर में मुख्य रूप से गेहूं बोया जाता है, और गेहूं के साथ सरसों भी बोई जाती है। उस टाइम पर हमारा चना भी बोया जाता है, उस समय हमारा मटर भी बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है
तो वो है क्रियाकलापों। क्रियाकलापों मतलब हमारा जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, कि एक उस समुच्चय का सेट को चुनिएगा जो मृदा में मतलब मिट्टी के अंदर पोषकों की पुनः पूर्ति अथवा समृद्धि प्रोस्पेरिटी करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? देखो, बात की जा रही है क्रियाकलाप का, उस समुच्चय को चुनिएगा जो मृदा में पोषक की पुनः पूर्ति करते हैं और समृद्धि करते हैं, उसमें उन्नति पैदा करते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर इसका सही चला जाएगा हमारा सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। क्यों? क्योंकि उर्वरक डालना, खाद डालना और फसल चक्रण होना, ये हमारा बिल्कुल सही है। जिस समय हम लोग खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, देखो उर्वरक अलग होता है, फर्टिलाइज़र, और खाद हमारा उसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हमारा एक केमिकल रासायनिक और एक कार्बनिक दोनों। देखो कार्बनिक होता है जैविक खाद जिसे कहते हैं, कंपोस्ट खाद, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद फसल चक्र करना, तो ये हमारा एक पुनः पूर्ति अथवा समृद्धि प्रोस्पेरिटी के लिए सबसे सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे प्रश्न की, नंबर नेक्स्ट हम बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि भूप्रपट्टी अर्थ क्रस्ट से में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? देखो, जो हमारी ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है, ऊपरी लेयर जो है हमारी, इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, भूप्रपट्टी कहते हैं। और इस भूप्रपट्टी में मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? क्या वो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड इज द राइट आंसर है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन लगभग 47% हमारे इस क्रस्ट वाले पार्ट में पाया जाता है। उसके बाद देखो, अगर बात की जाती है तो ऑक्सीजन कोई धातु तत्व नहीं है, वो कौन सा है? वो अधातु तत्व है, मतलब नॉन मेटल में आता है। लेकिन कौन सा मेटल एलिमेंट है हमारा जो पृथ्वी के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो होगा एल्यूमिनियम। कौन सा होगा? एल्यूमिनियम होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है हमारा, निम्नलिखित में से ऐसे समूह को चुनिए जिसमें सभी पेट्रो रसायन अथवा पेट्रोल अर्थात पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद सम्मिलित है। मतलब या तो पेट्रोलियम से या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, तो वो वाला हमें सही समूह चुनना है। तो वो होगा क्या डीजल पेट्रोल खाद, क्या वो स्नेहल तेल, या फिर पैराफिन मोम रेयन, या फिर नायलॉन एक्रिलिन, या फिर कास्टिक सोडा, या फिर हमारा हो जाएगा अपमार्जक डिटर्जेंट या पॉलिस्टर, या फिर बिटुमेन। हमारा इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। क्योंकि स्नेहल तेल जो है हमारा, या फिर पैराफिन मोम होता है, और रेयन जो होता है वो हमारा प्राप्त किया जाता है किससे? पेट्रोलियम से और प्राकृतिक गैसों से। ओके, नंबर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाती है तो वो है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे हम लोग एनसीएफ कहते हैं। एनसीएफ 2005 के द्वारा विज्ञान कक्ष में पर्यावरण पर बल दिया गया है। तो कौन सा बल दिया गया है जिसे हम लोग कहेंगे कौन सा है? तो इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट चला जाएगा कि सिद्धांतों और विधानों और विनियमों की खोज करने के लिए साधनों के रूप में विज्ञान का संप्रत्यीकरण करना, या फिर कंसेप्चुअलाइजेशन करना, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है निर्माणवादी अधिगम के लिए उपयुक्त होना, जहां विद्यार्थी अनुभवात्मक कार्यों में शामिल हो जाए, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें कि शिक्षण रणनीति के प्रबंधन के रूप में होना, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षक के मस्तिष्क में यह चल रहा है कि उसका अनुमान संपदा खोज के जैसे होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो हमारा जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर जो एक सही मायने में हम लोग बात की जाती है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिद्धांतों विधान और नियमों की खोज करने के लिए साधनों के रूप में विज्ञान का संप्रत्यीकरण या कंसेप्चुअलाइजेशन करना, उसके बाद एक उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, तो ये बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, तो वो है बड़ा ही अच्छा प्रश्न, देखो बड़ा ही बेहतरीन। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को पहचान करिएगा या चुनिएगा जिसमें प्रोटीन की कमी
से उबरने के लिए हमें अधिक खाना चाहिए। देखो, जब कभी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन की प्रचुरता को बनाने के लिए हमें इनमें से कौन सी चीज़ों को प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए? तो वो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनाज, गुड़ और खट्टे फल? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है दूध, फल या मांस? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि दूध, खट्टे फल, अंडे? या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनाज, शहद, गुड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट है कि दूध जो हमारा होता है या फलियाँ जो होती है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं जैसे जिसके अंदर बीज होते हैं, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दाल होती है या फिर फलियाँ होती हैं, मटर होते हैं, चना होता है, तो इसके अलावा मांस जो होता है, मीट, तो उन सब के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये इज़ द राइट आंसर है हमारा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है हमारी, तो वो है कि पोलियो और इन्फ्लुएंजा, खसरा, हेपेटाइटिस बी सभी होते हैं किसके कारण, किसकी वजह से? देखो, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है, हेपेटाइटिस बी होते हैं, तो वो वायरस के कारण होते हैं। जिस समय शरीर में वायरस हो जाता है तो वायरस जनित रोग हैं सारे के सारे। नंबर नेक्स्ट हम बात की जाए तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है हमारा, और ये हमारा 30वां प्रश्न है कि कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ट्रॉपिकल जोन का अगर मैं बात की जाए तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। तो ये इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये टोटल पूरा का पूरा ये सारा का सारा क्या है, ट्रॉपिकल जोन है। इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय में ना सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ेगी, और जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी तो इसका मतलब वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, और गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा। तो ऊपर उड़ेगा तो इसका मतलब पानी के अंदर मतलब हवा के अंदर पानी की मात्रा भी होगी, और पानी के अंदर हवा की मात्रा होगी तो नमी भी होगी। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है। गर्म और आर्द्र भूमि का होना उस क्षेत्र में बिल्कुल सही होगा जहां पर उष्णकटिबंधीय जोन होता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।